नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवोटेड लर्नर पर। डिवोटेड लर्नर पर आधुनिक भारत का इतिहास की ये जो श्रृंखला चल रही है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की जो श्रृंखला चल रही है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे 1919 से लेकर 1927 तक के प्रमुख तथ्यों पर। ये एक क्विक रिवीजन कोर्स है जिसमें आप अपनी तैयारी को जो है वो कम से कम समय में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले के सेशन को आपने ज़रूर देख लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करूँ आपसे, और देखा होगा तो पसंद भी आया होगा। चलिए आज हम यात्रा 1919 से शुरू करते हैं और 1927 तक चलते हैं। दोस्तों, इस सेशन को आगे भी जारी रखने के लिए यानी कि देखने के लिए आप इस क्लास को देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाली हर क्लासेस का लाभ आपको मिल सके। आधुनिक भारत के इतिहास में 1919 की जब हम चर्चा करते हैं तो 1919 में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी और क्रांतिकारी गतिविधियों को चलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी सुझाव दी और जो सुझाव दिया गया उसी के आधार पर मार्च 1919 में एक विधेयक पारित हुआ और इसी विधेयक को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। 1919 का जो समय था दोस्तों, अर्थात रॉलेट एक्ट के पास होने का जो समय था, उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो है वो काल था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ ये एक्ट। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछे कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कौन सा है, उत्तर क्या आएगा? उम्मीद है रॉलेट एक्ट आपके दिमाग में आ चुका हो। अब इस कानून में अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ हुआ और नाम था सत्याग्रह। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया। इसके पहले की क्लासेस में हमने होम रूल के बारे में चर्चा कर ली है। होम रूल, एनी बेसेंट, होम रूल, तिलक। इन दोनों को जानने के लिए आप इसके पहले की वीडियो को जरूर देखें, काफी डिटेल में चर्चा हो चुकी है कि होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले किसने की थी और उसके बाद, और देख लिया होगा तो आपको सारी कहानी खुद ब खुद याद आ गई होगी। तो मैंने कहा कि रॉलेट एक्ट जो पास हुआ उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिसैटिस्फैक्शन। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, और होम रूल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज कंसर्न दे वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल पॉपुलेशन। एक्शन क्या हुआ? गिव लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू द गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार थी उसको बड़ी, अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा उसको पावरफुल बना दिया गया था। और इसमें कहा गया था कि जो किसी को जो पकड़ा गया उसको 2 साल तक बिना किसी चार्ज के जेल में डिटेन किया जा सकता है। सेंसरशिप जो थी वो इंक्रीज कर दी गई थी। मार्च 1919 में मैंने बताया था कि रॉलेट एक्ट जो है आपका पास हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम पे बात करें तो रॉलेट एक्ट प्रूव द ब्रिटिश हैड नो प्लान्स टू रिलिंक्विश कंट्रोल ऑफ इंडिया। सभी पार्टी के नेताओं ने, यानी कि ऑल लीडर्स एंड पार्टीज अपोज द एक्ट। हड़ताल हुए, स्ट्राइक्स हुए जगह जगह पे, ठीक है, और इंडियंस जो है वो उपवास कर रहे थे, अपने बिजनेस को जो है वो क्लोज भी कर रहे थे। इंडियंस थॉट ब्रिटिश वुड ऑफर चेंज एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी, द रॉलेट एक्ट प्रूव देम रॉन्ग। ठीक है ना, मतलब भारतीय सोच रहे थे कि अंग्रेज उनको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी, स्वायत्ता देंगे, लेकिन ये रॉलेट एक्ट जो है वो भारतीयों को जो है वो क्या किया, एक तरह से गलत साबित कर दिया। इसी के समय का कुछ महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए और भी पॉइंट है, उसको याद रखिएगा। मार्च 1919 कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, जो कि व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक के द्वारा हुई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय एम एन रॉय थे।
1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एमएन रॉय ने की थी। रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना सौमिंद्रनाथ टैगोर ने की थी। उम्मीद है कि ये बातें आपको पसंद आ रही होंगी। और बहुत सारे मैंने सुना है बच्चों को कि स्कूल के बच्चे काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस सेशन को। और अगर भारत का भविष्य इस सेशन को पसंद कर रहा है तो इससे अच्छी क्या बात है। और स्कूल के सारे बच्चों को जो इस सेशन को पसंद कर रहे हैं उन्हें ढेर सारा प्यार। आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। और हाँ, शेयर तो जरूर कीजिए अपने मित्रों के साथ। बाकी जो मुझे सुन रहे हैं भारत के किसी भी कोने में, उन्हें भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शिक्षा को और भी आगे बढ़ाएं। और जैसा कि मैंने सुना है कि विदेशों से भी लोग जो भारत के रहने वाले हैं विदेशों में कार्य कर रहे हैं, वो भी इस सेशन को देख रहे हैं। उनसे भी मेरा यही अनुरोध है कि आपके जो भी हितैषी भारत में हैं उनके साथ इस लिंक को जरूर शेयर करें। और हमारा जो उद्देश्य है कि शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी तक पहुंचे, इसमें मेरा सहयोग दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके स्क्रीन पर देख रहा है। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 दिन था बैसाखी का। स्थान था अमृतसर का जलियांवाला बाग। सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी तथा ब्रिटिश दमन के विरोध करने के लिए। जनरल रैगिनलैंड एडवर्ड हैरी डायर ने क्या की थी कि भीड़ पर गोलियां चलाने की आदेश दी। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये जलियांवाला बाग की दीवारें नजर आ रही हैं जिसमें गोलियों के निशान आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ तो उसके बाद हंटर कमीशन का गठन हुआ था 14 अक्टूबर 1919 को। जिसका काम क्या था? इसका काम था कि ये जो इंक्वायरी किया जाए। और इसको हंटर कमेटी के नाम से जो है वो जाना जाता है, जिसके चेयरमैन विलियम हंटर थे। और पर्पस था टू इन्वेस्टिगेट डिस्टर्बेंस इन बॉम्बे, दिल्ली एंड पंजाब। हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था। और 1920 में हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। और इसमें जो निष्कर्ष दिया गया वो निष्कर्ष ये था कि दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं है। और डायर ने जो ये निर्णय लिया ये एक भूल है। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि डायर के द्वारा जो मासूम बच्चों की, महिलाओं की, वृद्धों की, निहत्थों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई, बस उसे एक भूल कहकर डाल दिया गया अंग्रेजों को। हंटर कमीशन जो बना दोस्तों उसमें 3 भारतीय थे। आपसे पूछा जा सकता है कि हंटर कमीशन में 3 भारतीय कौन थे? तो आपको याद रखना है दोस्तों, CH सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान, ये 3 भारतीय थे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके स्क्रीन पर ये खूंखार अपराधी नजर आ रहा है। ये वही दरिंदा है जिसने जलियांवाला बाग पे गोली चलाने का आदेश दिया। नाम है इसका जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर को इसके पद से छीन ली गई, पदच्युत कर दिया गया। लेकिन जनरल डायर को आप जानते हैं, जो ब्रिटेन के अखबार थे, ब्रिटेन की लॉर्ड सभा थी और ब्रिटेन की जो सरकार थी वो उपाधियां दे रही थी। भारत में लोग जो है वो अपने स्वजनों को खोने का विलाप कर रहे थे। और वहीं ब्रिटेन में इस खूंखार दरिंदे को उपाधियां दी। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा इसको ब्रिटिश अखबार। ब्रिटिश लॉर्ड सभा के द्वारा इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। ब्रिटिश सरकार ने इसे मान की तलवार। कुछ और भी तथ्य हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए आपको जानकारी रखने के लिए हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के प्रमुख मुद्दे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। मदन मोहन मालवीय खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित न होने वाले नेता थे। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन हुआ था वो सितंबर 1919 में हुआ था। हाजिक उल मुल्क की पदवी का त्याग हकीम अजमल खान ने किया था। खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे मोहम्मद अली जिन्ना। गांधी जी को राजनीति में धर्म को ना लाने की सलाह दिया था मोहम्मद अली जिन्ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की थी? बताओ बताओ, याद आ गया? रविन्द्रनाथ टैगोर।
श्री शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? माइकल ओ डायर, वही जिसका अभी मैंने दरिंदे का फोटो दिखाया था आपको। 1940 में दोस्तों इसकी हत्या कर दी थी। किसने? धम सिंह, जो कि पंजाब के एक क्रांतिकारी नेता थे। तो जैसी करनी वैसी भरनी। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स बॉन्ड। अब आपके स्क्रीन पर दोस्तों खिलाफत मूवमेंट यानी कि खिलाफत आंदोलन दिख रहा है। समय 1919। क्या है इसके कारण, क्या है इसका प्रभाव और खिलाफत आंदोलन का रोल क्या है? दोस्तों खिलाफत आंदोलन के बारे में अगर हम बात करें तो हम चर्चा करेंगे सबसे पहले खिलाफत कमेटी की। खिलाफत कमेटी के जो प्रमुख सदस्य थे वो थे हकीम अजमल खान, डॉक्टर अंसारी, हसरत मोहानी, शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद। शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो नाम आपको इसलिए ध्यान रखने हैं क्योंकि इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। कारण क्या था इसका? खिलाफत आंदोलन के कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो इसके कारण थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया गया और तुर्की के सुल्तान इस्लामी साम्राज्य के खलीफा जो है, ठीक है ना, तो ये जो आपका है कि ये आंदोलन 1919 से 1924 तक चला और आंदोलन में सीधे तौर पर भारतीयों का कोई संबंध नहीं था, लेकिन तुर्की खलीफा के पद को क्या किया गया? पुनः स्थापित करना और वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंध हटाने की बात की गई। 1919 में अली बंधु, कौन कौन अली? शौकत अली और मोहम्मद अली, नाम याद रखिएगा। इन्होंने गठन किया और इसके आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार पर इस आंदोलन का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। वर्ष 1920 में सेवरेंस की संधि से तुर्की का विभाजन कर दिया गया। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा, जो भी अपकमिंग परीक्षा के लिए ध्यान दे रहे हैं। भारतीय मुसलमानों के द्वारा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया 23 नवंबर 1919 को और दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई। खिलाफत कमेटी सम्मेलन में अध्यक्ष जो थे वो महात्मा गांधी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी ने शुरू की थी। किसकी? असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन की जब हम बात करें दोस्तों 1920 की बात करें तो इस समय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, एक विशेष अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में बुलाया गया था सितंबर 1920 में, और इसी आंदोलन में असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था। अब कहीं आपसे प्रश्न ये पूछते कि कलकत्ता का जो असहयोग कांग्रेस का जो अधिवेशन था सितंबर 1920, उसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो आपका उत्तर क्या होगा? गांधी जी। लेकिन क्या सभी उससे सहमत थे? उसके विरोधी कौन थे? तो चित्तरंजन दास जो हैं इसके विरोधी थे। वैसे मैंने कहा ना ये विशेष था, यानी कि 1920 में एक और भी आंदोलन हुआ था, आपका एक और भी अधिवेशन हुआ था। आपके दिमाग में होगा कौन सा अधिवेशन? तो दोस्तों एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था नागपुर में दिसंबर 1920, असहयोग प्रस्ताव जिसमें लाया गया था। डॉक्टर सी आर दास जो थे वो प्रस्तावक थे। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, जिस सितंबर में कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध सी आर दास ने किया था, वही दिसंबर 1920 में इसके प्रस्तावक थे। अब इसके अंतर्गत और भी बात करें तो इस आंदोलन की सफलताओं पर और असफलताओं के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन जो है जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। इस आंदोलन के बाद पहली बार देश की जनता संगठित हुई थी। जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया गया था और जनता में आजादी की भूख जो है वो जग गई थी। लेकिन यह आंदोलन क्या सफल हुआ? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हम सभी के लिए बनता है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला और स्थान चौरी चौरा, 4 फरवरी 1922। कांड था चौरी चौरा कांड। हुआ क्या था? क्रुद्ध भीड़ ने थानों में आग लगा दी। कई सिपाहियों की मृत्यु हो गई। दिन था 12 फरवरी 1922 को और उसके बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो 4 फरवरी को भीड़ ने आग लगाई और उसके 8 दिन बाद असहयोग आंदोलन जो है वो बंद हो गया। अब गांधी जी ने जो इनको उपाधि मिली थी उसको वापस कर दिया। कौन सी उपाधि थी? कैसर ए हिंद की उपाधि थी, वापस कर दी।
राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज को मिली, वो वापस कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो आपको ध्यान देने वाले तथ्य ये थे कि डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन था कि विदेशी वस्त्रों को जलाना अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी। वर्ष 1921 काशी विश्वविद्यालय की विद्यापीठ की माफ कीजिएगा काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई बनारस में। वर्ष 1920 गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई अहमदाबाद में। और वर्ष 1920 जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई अलीगढ़ में। और बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, कहां? दिल्ली। 21, 20 और 20 दो तीन, यानी कि 21 में काशी, 20 में गुजरात का अहमदाबाद और 20 में ही जामिया मिलिया अलीगढ़ से बाद में दिल्ली के। 1916 बीएचयू की स्थापना हुई थी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये गांधी जी के कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले की क्लासेस में हमने चंपारण के बारे में 1917 पे बात कर लिया है, हमने खेड़ा के बारे में 1918 का बात कर लिया है, अभी हमने खिलाफत के बारे में बात किया 1919, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920। आगे की क्लासों में हम सिविल डिसओबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये डेट याद रखिए 1930 और 1942, इस पर भी हम हमारी यात्रा आगे की क्लासेस में जरूर होगी। 1915 से 1922 में अगर हम गांधी जी की एक तरह से पूरी की पूरी ये घटना देखें, तो 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। 16 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में किया, 16 और 17 का समय था। 17 में खेड़ा सत्याग्रह किया, 18 में अहमदाबाद सत्याग्रह, 19 में रॉलेट सत्याग्रह, 19 में ही जलियांवाला बाग का घटना हुआ, 1921 में खिलाफत मूवमेंट का फॉर्मेशन हुआ, 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर स्वराज पार्टी के लिए बातें चलेंगी और आपको दो चेहरे नजर आ रहे हैं, एक तरफ चित्तरंजन दास और दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1923 में। 1923 में महीना था जनवरी का, तो जनवरी के महीने में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और संस्थापक थे सी आर दास, यानी कि चित्तरंजन दास, जो कि इसके अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू जो है इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी के अन्य नेताओं पे बात करें तो श्रीनिवास आयंगर, एनसी केलकर इसके अन्य जो है वो मेंबर थे। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था चुनावों के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम ना करने देकर वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। चित्तरंजन दास जी के बारे में बात करें दोस्तों, तो चित्तरंजन दास जी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनको देश बंधु की उपाधि दी गई थी। इन्होंने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की थी और वकील के रूप में सबसे बड़ी सफलता इनकी थी कि इन्होंने अलीपुर बमकांड केस में अरविंद घोष का बचाव किया था। मोतीलाल नेहरू के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो मोतीलाल नेहरू 16 दिसंबर 1922 में इन्होंने इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया और मदन मोहन मालवीय के साथ इन्होंने इसे बनाया। अगर स्वराज पार्टी के उपलब्धि के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके बारे में और भी हम कह सकते हैं कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। जब भी ये नारा आपके मस्तिष्क में आता है, वैसे ही आपको एक चेहरा सबसे सामने दिखता है, और वो चेहरा दिखता है आपको लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। मृत्यु पुलिस के लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल लाला लाजपत राय की। लेकिन ये साइमन कमीशन है क्या? इसका विरोध क्यों हो रहा था? ये तो प्रश्न आपके दिमाग में होगा। साइमन कमीशन समय 1927, लेकिन 1927 की जो घटना हुई थी, इसकी रूपरेखा लिख दी गई थी 1919 में। 1919 में जो इसकी रूपरेखा लिखी गई थी, वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में लिखी गई। 10 वर्षों तक इसकी समीक्षा हुई और एक संवैधानिक आयोग को जो है वो आगे बढ़ाया। इसके बाद क्या हुआ? नियुक्तियां हुई। नवंबर 1927 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बॉल्डविन के द्वारा और भारतीय सांविधिक आयोग यानी कि साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया। इसकी संरचना के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। अध्यक्ष के साथ 7 और सदस्य थे और सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे।
क्लीमेंट एटली भी इसमें से एक सदस्य थे। विरोध क्या हुआ? तो सभी सदस्य गैर भारतीय यानी कि श्वेत कमीशन वाले थे। कांग्रेस द्वारा मद्रास का जो अधिवेशन हुआ दिसंबर 1927 में, उसमें साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया गया। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन का मुंबई आगमन हुआ और देशव्यापी हड़ताल का आयोजन हुआ और उसी में नारा लगा, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस के लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हुई। पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता, पंजाब केसरी के उपाधि से सम्मानित लाला लाजपत राय को भारत ने खो दिया। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में नेहरू की रिपोर्ट तैयार हुई। सर्वदलीय समिति बनी जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू रिपोर्ट में बनाने में अगर हम बात करें तो कुल सदस्यों की संख्या 9 थी। पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट की मांग की गई। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा गया। मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो है किया गया जो कि प्रस्तावित संविधान में था। समर कमीशन 1927 जिस पर हमने चर्चा की थी, सर जॉन साइमन, 7 मेन कमेटी और सारे के सारे ब्रिटिश। साइमन गो बैक, साइमन वापस। मास प्रोटेस्ट हुआ हिंदू और मुस्लिम के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध। तो दोस्तों ये रहा 1927 तक की यात्रा। आगे की यात्रा हम कल करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये यात्रा जरूर लाभान्वित की होगी। और ये जो सेशन है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां के लिए इंपॉर्टेंट। आपने इस सेशन को पसंद किया होगा तो अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। इसको लाइक करके मेरे भी मनोबल को बढ़ाइए। अपना फीडबैक देके मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि सर और भी आपको क्या चाहिए, हम सब पे वीडियो लेकर आएंगे। जल्दी अन्य विषयों के वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो घर बैठे हुए एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए और ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अपने जान पहचान के लोगों के पास भी इस पे पहुंचाइए, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है सभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना, उसमें मेरा सहयोग दीजिए। जय हिंद, जय भारत।